हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये क्लास 10th का टॉपिक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड, कार्बोनेट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसी का ये टॉपिक है। ऑल राइट, तो उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड देखेंगे यहाँ से और इसके बाद, क्योंकि इथेनोइक एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करके ही हम एस्टर बनाते हैं, फिर एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा सोप बनता है। और सोप से तो अच्छा क्वेश्चन रहता है, सोप से, डिटर्जेंट से, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, मिसेल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है आपके एग्जाम्स में। सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूजुअली यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये सिलेबस का भी पार्ट है। तो आज इसी को हम देखेंगे यहाँ से। ऑल राइट, एक एक लाइन को देखेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपका कंसेप्ट साथ ही साथ क्लियर होते जाए। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आप सभी सब जानते होंगे कि 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसी को हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये कार्बन, इस पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ COOH, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन ऊपर, यहाँ एक हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। ऑल राइट, ये हमारा इथेनोइक एसिड होता है। इसी का हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। 2 कार्बन अगर हो, 2 कार्बन के कंपाउंड को हम एसिटेट शब्द यूज़ करते हैं, एक कार्बन के लिए फॉर्म शब्द यूज़ करते हैं। ऑल राइट, उसी प्रकार से तो 2 कार्बन है यहाँ पर, इसलिए इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used as widely as a preservative in pickle। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम विनेगर जो होता है वो क्या है, एसिटिक एसिड ही है, हमारा इथेनोइक एसिड ही है। तो अगर एक सॉल्यूशन हम बनाएं जिसमें हमारा 95% या 92 से 95% पानी हो और 5 से 8% अगर वहाँ पर हम एसिटिक एसिड ऐड कर दें तो वही हमारा विनेगर हो जाता है। और विनेगर का यूज़ हम मोस्टली पिकल्स को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं विनेगर का। तो याद रखिएगा, विनेगर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विनेगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। तो व्हेन 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज mixed with 92 to 95% of water, then the solution prepared is called acetic vinegar। all right, next देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन एसी को कहीं कहीं पर 17 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, दोनों आपस में सेम है, एक केल्विन में है, एक डिग्री सेल्सियस में है। ये आपके चैप्टर के बिगिनिंग में भी लिखा हुआ है। इथेनोइक एसिड हो सकता है, इथेनॉल हो गया है, मीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म, सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट ही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों वो 17 डिग्री सेल्सियस है। तो मेल्टिंग पॉइंट ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यहीं पर वो अगर टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये फ्रीज होना शुरू कर देगा, बिगिन्स टू स्टार्ट फ्रीजिंग। देखिए, हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। जो कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ भी कोल्ड क्लाइमेट है, या अपने यहाँ भी अगर 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर कम जाता है तो आपके पास अगर इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो वो क्या होगा, फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, बाहर में उड़ेगा तो फ्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जब वो फ्रीज होता है ना तो एक प्रकार से ग्लेशियर लाइक स्ट्रक्चर, ग्लेशियर आपने फोटो वगैरह में देखा होगा, तो ग्लेशियर के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि वाई एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो व्हेन एसिटिक एसिड फ्रीजेज बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जब वो फ्रीज करता है तो ग्लेशियर लाइक अपीयरेंस रिप्रेजेंट करता है, उसका जो क्रिस्टल बनता है ना, ग्लेशियर के जैसे क्रिस्टल बनता है, इसलिए उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर का ही होगा, एसिडिक एसिड है। तो हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। मतलब ये आपको ये बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑब्वियसली बात है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है तो ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होता है, वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड आर मोस्टली वीक एसिड, क्योंकि प्लांट और एनिमल के डेरिवेटिव से बनाया जाता है तो वीक एसिड होता है। जबकि जो HCl होता है वो मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है पानी में। और जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। याद रखिएगा, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। और हमारा जो
ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होता है तो पानी में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। वही वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में बता, वो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ, इस एक्टिविटी को ही पढ़ते हैं। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग ए बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब आपको डाइल्यूट एसिडिक एसिड लेना है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसका आपको एक लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमारा पीएच पेपर होता है, दोनों पर उसका एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को हमको चेक करना है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, क्या दोनों लिटमस टेस्ट दे रहा है, या डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑब्वियसली बात है नॉट। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच पेपर होगा वो किसको, एसिडिक एसिड को वीक एसिड रिप्रेजेंट करेगा, वो 7 के आसपास उसका आएगा स्ट्रेंथ, और जो HCl है उसका 1-2 के आसपास आएगा उसका स्ट्रेंथ, तो दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए एसिटिक एसिड हो गया हमारा, एसिटिक एसिड का एक बाद में या इथेनोइक एसिड का एक रिएक्शन भी दिया हुआ है, पहले हम यहाँ आप देखते हैं एस्टर का ये एक्टिविटी दिया हुआ है। टेक 1 ml इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विथ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप तो 1 ml इथेनॉल लेना है और 1 ml एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। वार इन वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। वाटर बाथ का मतलब होता है कि इसमें इथेनॉल लिए हुए, इथेनॉल को डायरेक्ट अगर बर्न करेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए वाटर बाथ मतलब पानी को हम गर्म करते हैं और वो जो गर्म पानी होता है वो इस टेस्ट ट्यूब को गर्म कर देता है, इसी को हम वाटर बाथ भी बोलते हैं। पॉर इनटू ए बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर, और फिर उसको एक बीकर में रखिए जिसमें 20 से 50 ml वाटर हो, और स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सर, और रिजल्टिंग मिक्सर का आप स्मेल लेके देखिए आपको किस प्रकार का स्मेल आ रहा है। अब हमको रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का कुछ रिएक्शंस दिया हुआ उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। याद रखिएगा एस्टर का फॉर्मेशन हम एसिड और अल्कोहल से ही करते हैं मोस्ट कॉमनली, और भी तरीके हैं लेकिन आपके सिलेबस में यही है कि एस्टर का फॉर्मेशन आप एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करने पर करते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर। जब हम इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट या तो HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कोई एसिड ले लेंगे, ऑलराइट, तब जो दोनों रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसी को हम एस्टर कहते हैं। देखिए ये हमारा इथेनोइक एसिड है और ये हमारा इथेनॉल है, 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का अल्कोहल है। तो इथेनोइक एसिड का जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या तो हमारा H2SO4 हो सकता है या HCl हो सकता है, तो क्या बनेगा देखिए, याद रखिएगा एसिड से जाएगा OH, ये जो OH है यहाँ पर एसिड वाला, एसिड से निकलता है OH और अल्कोहल से निकलता है H। एसिड से जाएगा OH, अल्कोहल से जाएगा H, पानी निकल जाएगा। H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल देता है। तो H2SO4 पानी निकालेगा कहाँ कहाँ से, एसिड से आपका OH निकलेगा और अल्कोहल से H ग्रुप निकलेगा, बन जाएगा इधर पानी बन जाएगा, और सारे ग्रुप को ऐड कर दीजिए। यहाँ हमारा क्या बचा, CH3CO यहाँ बच गया, और साथ साथ यहाँ बचा है OCH2CH3, तो OCH2CH3 यही हमारा एस्टर हो गया दोस्तों। ऑलराइट, याद रखिएगा एक लाइन, एसिड से जाएगा OH, अल्कोहल से जाएगा H और एस्टर बन जाएगा। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज। एस्टर क्या होता है, तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज, मतलब उसका स्मेल लगभग मीठा जैसा होगा। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और आपका फ्लावर्स एंड फ्रूट का जो अच्छा स्वीट स्मेलिंग आता है ना, स्वीट स्मेलिंग, वो एस्टर के कारण ही होता है। तो एस्टर इज ए नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, नेचर में ही मिलता है, साथ साथ हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दें, अल्कलाइन मतलब वही सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इससे इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, विच इज एन अल्कली, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का बाद में हम एस्टर का हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दी दोस्तों, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में एकदम स्पष्ट लाइन लिखा हुआ है कि हमको फिर से क्या मिलेगा, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, एक अल्कोहल मिलेगा, साथ साथ दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, RCOO
ओ आर डैश, ये हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया। इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दें, NaOH के साथ हम रिएक्शन करा दें, ऑल राइट। तो क्या होता है कि यहाँ से जाता है हाइड्रोजन और यहाँ से ओ आर डैश ग्रुप निकल जाता है, ओ आर डैश ग्रुप निकल जाता है। इससे हमको क्या बन जाएगा, एक तो आर डैश, ये जो आर डैश था तो आर डैश और इसके साथ जो O और यहाँ से H निकला, ये बन जाता है अल्कोहल। और साथ ही साथ इधर जो हमको बच गया RCOONA, RCOONA, ऑल राइट। इसी को हम क्या कह देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक आयन, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं। देखिए दिस रिएक्शन इज नॉन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दे तो हमको अल्कोहल मिलेगा और साथ साथ एक सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा। इसी को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि इससे हम सोप बना सकते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज सोप, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है 1 नंबर का या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बड़ा बड़ा चेन होता है उसी का सोप बनता है। देखिए वही रिएक्शन यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है। हमारा एस्टर है, एस्टर का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ऑल राइट। तो C2H5 के साथ जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और C2H5 निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से बन जाता है हमारा अल्कोहल, C2H5OH बन जाएगा। और जो बाद बाकी CH3CO और इधर बच गया है ONA, ये जुड़ के बन जाता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनॉएट भी आप उसको बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम इथेनॉएट, इसका नाम हम बोल सकते हैं। ये हमारा सोप हो गया है। अब देखिए इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं। रिएक्शन भी थे बेस, तो एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात, तो सॉल्ट पानी बनेगा और सॉल्ट बनेगा। लाइक मिनरल एसिड, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विथ ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सॉल्ट। जब इथेनॉइक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, जिसका नाम है सोडियम इथेनॉएट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। सोडियम इथेनॉएट को ही हम सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। सेम जो ग्रुप दोस्तों यहाँ बना है, ये CH3CO वही यहाँ बना है। देखिए ये हमारा एसिड है और ये NaOH क्या बेस है, तो एसिड बेस का रिएक्शन क्या होगा, सोडियम इथेनॉएट बन गया और पानी बन गया, याद रखिएगा। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से NaOH से H जाएगा और इधर से OH जाएगा, तो ये दोनों पानी बन जाएगा और साथ साथ हमारा ONA यहाँ पे जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। अब है हाउ डज इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट में, कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, साथ साथ H2O निकलता है और CO2 भी निकलता है, ऑल राइट। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया गया है और यहाँ पर भी उसी रिएक्शन को दिखाया गया, हम बताते हैं आपको। देखिए रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू ए सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिटेट है। यहाँ जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम क्या है, सोडियम एसिटेट है। देखिए ये इथेनॉइक एसिड है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ऑल राइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे और यहाँ सोडियम जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और बन जाएगा CH3CO और साथ साथ H निकलेगा, इधर H2CO3 बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, H2 और CO2 बन जाएगा। यहाँ भी वही केस है, CH3CO प्लस H2O प्लस CO2, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, साथ साथ पानी और CO2 रिलीज होता है, याद रखिएगा। अब है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सिंपल रिएक्शन, ये रिएक्शन करा दीजिए आप। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2O CO2 निकलेगा। जैसे वो गैस निकलेगा ना, CO2 गैस का हम लाइम वाटर टेस्ट कर लेंगे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है मिल्की वाइट तो हम कहेंगे कि वो एसिड होगा और अल्कोहल इस प्रकार का रिएक्शन देगा नहीं, तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से आप बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब देखिए सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स के बारे में हम पढ़े हैं कि जब एस्टर का हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है, साथ ही साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिसको हम सोप बोल देते हैं, ऑल राइट। ये एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी के बारे में हम बता रहे हैं आपको।
ये एक्टिविटी है कि टेक 10 ml ऑफ वाटर इन इच टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में 10 ml वाटर लीजिए और दोनों में क्या कीजिए, ऑयल का भी कुछ ड्रॉपलेट लीजिए। इसमें भी ऑयल का कुछ ड्रॉपलेट, इसमें भी ऑयल का कुछ ड्रॉपलेट लीजिए। ऑब्वियसली बात है, ऑयल और वाटर जो है सॉल्युबल नहीं होता, तो ऑयल ऊपर रहेगा और पानी नीचे रहेगा, दोनों के बीच में सेपरेटिंग मेम्ब्रेन होगा, मतलब दोनों आपस में सेपरेट रहेगा। लेकिन क्या करा है ना, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, एक सोप का सॉल्यूशन लेना है। कोई भी सोप का सॉल्यूशन ले लिए और दोनों को किसी एक में लिए, मान लेते हैं इसमें सोप का सॉल्यूशन ले लिए और दोनों को फिर क्या किए, एजिटेट कीजिए, मिलाइए। जैसे मिलाइएगा कुछ देर बाद जो उसको छोड़िएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसमें हम कुछ ने सोप सॉल्यूशन नहीं डाले थे, तो यहाँ तो बिल्कुल पानी और जो ऑयल होगा हमारा अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पानी के साथ जो ऑयल हमारा एकदम मिक्स हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सोप लिए थे, तो सोप ने ऐसा क्या कर दिया, सोप यहाँ पर एक इमल्सिफाइंग एजेंट का काम किया है, मतलब इमल्सन का काम किया है। ऑलराइट, मतलब दोनों को मिक्स करने का काम किया है। क्यों सोप के पास देखिए, सोप का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, हम भी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सोप का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर सोप का हो गया। इधर होता है उसका Na+ आयनिक एंड होता है, ये उसका हाइड्रोकार्बन होता है। इधर ये क्या होता है, नॉन आयनिक एंड होता है। इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटर होता है, ये पानी से डरता है ये। और ये एंड जो होता है, चूँकि आयनिक है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर लवर होता है। तो क्या होता है ना, सोप पानी के साथ, इधर ये पानी के साथ जुड़ जाता है और ये एंड क्या होता है, ऑयल के साथ जुड़ जाता है। और ऐसा होने पर ये दोनों क्या होगा, मिक्स हो जाता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ऑयल का ड्रॉपलेट दिखा रहा है यहाँ पर, और ये हमारा सोप है। ये सोप का जो आयनिक एंड है वो दिखा रहा है, सोप का आयनिक एंड दिखा रहा है, ये उसका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन एंड इसको क्या करता है, हाइड्रोफोबिक एंड ये ऑयल को पकड़ लेता है, और जो हमारा ये आयनिक एंड है ये पानी को पकड़ लेता है। इससे क्या होता है कि ये चीज़ें जो है, हमारा जो ऑयल है आसानी से पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। और हमारा गंदगी भी कुछ इसी प्रकार से साफ़ होता है। कपड़े में अगर गंदगी हो गया ना, तो उसमें जो आप सोप रगड़ते हैं या डिटर्जेंट से उसको साफ़ करते हैं, तो उसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये एंड जो होता है वो क्या करता है, ऑयल को पकड़ लेता है या डर्ट को पकड़ लेता है, और ये एंड हमारा पानी को पकड़ लेता है। जैसे आप एजिटेट करते हैं तो ये जो है, ये एंड इसको खींच के बाहर चला जाता है और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। देखिए, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, मतलब ये एक्टिविटी आपको बता रहा है कि सोप किस प्रकार से क्लीनिंग का काम करता है। मोस्ट डर्ट इज ऑयल इन नेचर, बहुत सारा जो हमारा डर्ट है वो ऑयल इन नेचर होता है। एंड यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, हम सभी जानते हैं कि ऑयल जो है पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप का डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ये सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद द ऑयल। जो आयनिक एंड होता है ना सोप का, वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और जो उसका हाइड्रोकार्बन चेंज होता है वो ऑयल के साथ डिजोल्व हो जाता है क्योंकि वो नॉन आयनिक पार्ट होता है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम मिसेल कहते हैं। जो बैक में आप यहाँ स्ट्रक्चर देखे थे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर सोप का जो स्ट्रक्चर, इसको हम मिसेल कहते हैं, याद रखिएगा। where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside। जो एक एंड उसका होता है इनर वाला, वो ऑयल की तरफ होता है, और जिसका आयनिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है। दिस फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर, ये पानी में एक इमल्सन बना लेता है। द सोप मिसेल दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। इससे क्या होता है, अपने कपड़े को क्लीन रख पाते हैं आसानी से। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन, मतलब ये मिसेल का क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके बारे में बता रहा है। देखिए सेम है वही एक्टिविटी को यहाँ पर मिसेल के बारे में बताया कि मान लीजिए आपका कपड़ा है ये, और उसके ऊपर ये ऑयल है या डर्ट है, तो आप जैसे इस पर सोप मॉलिक्यूल को रब कीजिएगा ना, तो सोप मॉलिक्यूल का एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक है, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है ना, तो आपके ग्रीज या डर्ट को पकड़ लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या होता है, आपके पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। इसको जैसे आप एजिटेट कीजिएगा तो ये क्या करेगा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो उसको खींचने का काम करेगा। एजिटेट कीजिएगा तो इसको बाहर खींचने का काम करेगा डर्ट को, और डर्ट हमारा आपका बाहर आ जाता है पानी के अंदर, और ये फिर पानी से निकल जाता है बाहर। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है कि कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कोलाइड क्या होता है कि 9th में मिक्सर 3 प्रकार का होता है। ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन में जिसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, होमोजीनियस मिक्सर जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज दोनों के बीच में होता है। तो चूँकि
सोप मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है और हैंगिंग नेचर का होता है, मतलब पानी के अंदर ही सॉल्युबल रहेगा, डिजोल्व रहेगा, ये ज़्यादा उतना बड़ा नहीं होता है कि नीचे आसानी से बैठ भी पाए, तो ये पानी के साथ बाहर आ जाता है। ओके, अब देखिए लास्ट टॉपिक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फोम इज फाउंड विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग द वाटर। मतलब क्या आपने कभी स्नान करते हुए ऐसा महसूस किया है कि बहुत कम झाग आपका बन रहा है और बहुत ज़्यादा जो है आपका व्हाइट पीपीटी सब्सटेंस कुछ इस प्रकार का बन रहा है जिसको हम स्कम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी आपका हार्ड वाटर हो सकता है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। ऐसा तभी होता है जब आपका सोप जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, विच कॉज द हार्डनेस वाटर, जो कि पानी का हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ड वाटर क्या होता है? वैसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का या तो बाइकार्बोनेट हो या क्लोराइड हो या सल्फेट हो, उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। मतलब वैसे पानी में जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर में सोप रगड़िए, सोप रगड़ने पर क्या होता है कि ना आपका स्कम बनने लगता है, मतलब जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ, और वो एक व्हाइट कर्ड लाइक सब्सटेंस, व्हाइट दही लाइक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम स्कम बोलते हैं। ऑलराइट, वो पीपीटी ग्रुप में बाहर आ जाता है। इससे आपका सोप बर्बाद होते रहता है, झागने बनता है, जिससे कपड़ा क्या आपका बस बॉडी भी सही से साफ नहीं होते रहता। तो फिर हम क्या करते हैं, उससे हार्डनेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा सोप को रगड़ते हैं। सोप को रगड़ने से क्या होगा कि जो हमारा अधिकतर सोप है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही सारा का सारा सॉल्ट कंज्यूम हो गया, सारा का सारा सॉल्ट उसके साथ रिएक्शन कर लिया सोप के साथ, तब जो हम सोप लगाएंगे ऑब्वियसली बात उससे हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और झाग भी बेहतरीन बनेगा। ऑलराइट, इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि सोप का इस्तेमाल ना करके डिटर्जेंट, अगर कपड़े की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बॉडी को वॉश करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कपड़े के केस में अगर ऐसा हो जाए तो हम यूजुअली क्या करते हैं? डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट का केमिस्ट्री देखिए सेम है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन में तो सोप के जैसे ही काम करता है, ऑलराइट, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। डिटर्जेंट स्कम वगैरह नहीं बनाता। डिटर्जेंट पानी अगर हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो वो स्कम नहीं बनाता, जिससे हमारा कपड़ा जो है आसानी से साफ हो जाता है। इसलिए कपड़े को साफ करने के लिए डिटर्जेंट ही कहीं ना कहीं बेहतर होता है। लेकिन डिटर्जेंट में एक क्या है कि कह सकते हैं डिसएडवांटेज है कि डिटर्जेंट लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग और ब्रांच्ड चेन होता है। सोप से भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है डिटर्जेंट हमारा, तो वो एक प्रकार से नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आ जाता है। ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टाइम के बाद वो भी मतलब डिग्रेड हो जाता है, लेकिन उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया और फंगस को बहुत लंबा समय लगता है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है इसलिए। इसमें और देखते हैं, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट ग्रुप में। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, याद रखिएगा डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट। डिटर्जेंट या तो सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड हो सकता है या अमोनियम का सॉल्ट हो सकता है विथ क्लोराइड टू और ब्रोमाइड आयंस etc. Both have long hydrocarbon chain. The charged end of these compound do not form insoluble precipitate. इसका जो charged end होता है ना वो insoluble precipitate नहीं बनाता है with the calcium and magnesium ion in hard water. Thus they remain इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। यही कारण है कि वो पानी के अंदर भी इफेक्टिव होता है। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। एक तो शैम्पू बनाने में इसका यूज़ करते हैं और कपड़े को साफ करने के लिए तो हम डिटर्जेंट का यूज़ करते ही हैं। देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। क्या आप डिटर्जेंट के हेल्प से बता सकते हैं कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट है? नहीं बता सकते हैं। डिटर्जेंट क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट पानी हार्ड वाटर के साथ भी आसानी से कपड़े को साफ कर लेता है, वहाँ स्कम वगैरह नहीं बनाता है। जबकि सोप जो है हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाता है, वाइट पीपीटी बनाता है। तो स्कम के केस में हम बता सकते हैं पानी हार्ड है या सॉफ्ट है। डिटर्जेंट के केस में हम नहीं बता सकते कि पानी हार्ड है या सॉफ्ट है, क्योंकि डिटर्जेंट वर्क वेल विथ बोथ हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, तो नहीं। नेक्स्ट देखिए, पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन स्टोन और बीट इट विद ए पैडल, स्क्रब विथ ए ब्रश और द मिक्सचर ऑफ एजिटेट इन वॉशिंग मशीन। वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू क्लीन क्लॉथ? मतलब लोग जो है कपड़े को साफ करने के लिए कई सारे तकनीकों का यूज़ करते हैं। कुछ तो देखते होंगे धोबी जैसे पटकान देता है वैसे पटकान देता है, कुछ ब्रश रगड़ते हैं, कुछ हाथ से एजिटेट करते हैं, कपड़े को एजिटेट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी क्यों है? ऑब्वियस बात है ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्जेंट या सोप लगाने पर क्या होता है वो मिसेल का स्ट्रक्चर बनाता है, और वो जो मिसेल का स्ट्रक्चर बनाता है वो आसानी से नहीं जाएगा, उसको आपको एजिटेट करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। जैसे आप रगड़ते हैं तो वो डर्ट जो है वहाँ से निकल जाता है और सोप के साथ वो चला जाता है पानी के अंदर, तो उसको एजिटेट करना जरूरी है। क्योंकि सोप में एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक एंड ऑलराइट।
तो अपने आप को वो ओरिएंटेट कर लेता है इस प्रकार से कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट के साथ और हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के साथ, तो पकड़ तो लिया है लेकिन उसको हटाने के लिए आपको एजिटेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तब जाकर आपका ग्रीस और डर्ट जो है अलग करना अलग होगा, इसलिए एजिटेशन जो है, इसलिए टू रिमूव द मिसेल, उस मिसेल को रिमूव करने के लिए नेसेसरी है कि आप एजिटेट करें कपड़ा को। तो ये कुछ था आपको इथेनोइक एसिड, उसके बाद हम एस्टरिफिकेशन देखे हैं, उसके बाद हम सोप का फॉर्मेशन देखे हैं, डिटर्जेंट का क्या एडवांटेज है सोप के ऊपर उसको हम देखे हैं। ऑलराइट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।